औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप, मैं हूं तारिक भट्टी। शाहकोट, तहसील शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब, बड़ी मरूफ मशहूर सियासी, समाजी और बिजनेसमैन। जैसा कि जब इंसान पैदा होता है ना जी, तो आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी दी होती है कि वो अपनी विल के मुताबिक जो है, वो अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है वो काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान डिसेबल है, फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो ज़िंदगी के तमाम जो दौड़े हैं इंसान की, बिज़नेस की हों, स्टडी की हों, एजुकेशन हो, सियासत हो, व्हाट्सोएवर कोई भी ज़िंदगी में फ़ील्ड हो, कि बंदा उसमें हिम्मत हार के बैठ जाए कि जी मैं तो डिसेबल हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसकी एग्जांपल मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शौकत अली शौकत साहब। माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हैं और एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड है इनका, मतलब ख़ुद एक सियासी हैसियत रखते हैं इस एरिया में, शाहकोट में, बल्कि मैं तो कहूँगा पंजाब लेवल तक भी माशाल्लाह लोग इनको जानते हैं। इनकी सियासी जो बसीरत है उनसे लोग वाकिफ़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शौकत अली शौकत साहब। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी डिसेबिलिटी जो है, क्या इनकी ज़िंदगी में कहीं भी इनको इन डिसेबिलिटी की वजह से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप तशरीफ़ लाए। डिसेबिलिटी में मुश्किलात तो ज़ाहिर है होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी अगर उसके पार्ट ऑफ बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो वो एक नॉर्मल बंदे की निस्बत मुश्किल फ़ील करता है। लेकिन जिस तरह आपने पहले बताया है कि बाज़ लोग अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी ज़िंदगी की हर कामयाबी और तमाम तर अचीवमेंट मेरे अल्लाह से मंसूब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कदम कदम पर मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और मेरी रहनुमाई की। उसकी जो एक बड़ी सूरत मैंने देखा है अल्लाह की करम नवाजी की कि उसने मुझे बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा। जो सबसे अहम मेरी ज़िंदगी में किरदार है वो मेरे दोस्तों का है, मेरे भाइयों का है। उन्होंने मेरी हर मामले में बड़ी हौसला अफजाई की, दोस्तों ने बड़ी हौसला अफजाई की। स्कूल में नहीं जा सका बदकिस्मती से। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने इंट्रो में इसलिए नहीं बताया कि मियाँ साहब जब थोड़ा सा बोलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, हर आदमी ये समझेगा कि मियाँ साहब माशाल्लाह एक वेल एजुकेटेड आदमी है। लेकिन अभी आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि मियाँ साहब स्कूल तक नहीं गए। जी मियाँ साहब। स्कूल भट्टी साहब इस वक्त मेरी उम्र 56 में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से 50 साल पहले एक डिसेबल को मुआशरे का बेकार उज़्व मुअत्तल समझा जाता था और ये ख्याल किया जाता था कि ये ज़िंदगी की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। तो उस हवाले से पेरेंट्स की सोच ये थी कि ये किस तरह स्कूल जाएगा। व्हील चेयर नहीं थी, सहूलतें जो आज माजूर लोगों को दस्तियाब हैं वो नहीं थी, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। फॉर्मल एजुकेशन मेरे पास कोई नहीं है। इनफॉर्मल मैं ये कह दूं कि आप जैसे पढ़े लिखे दोस्तों के साथ कंपनी रही और जो मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट मिला वो तारक अजीज़ शो, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ। मैं बड़े शौक़ से सुनता था, उससे मालूमात भी मिलती थी और बोलने का लबो लहजे का बंदे को अंदाज़ा होता है कि किस तरह बात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सीखा। फिर मेरे शाहकोट में एक दोस्त थे तारिक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको मैं अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। ये माइक पर बोलने में उन्होंने मेरी बड़ी मुआवनत की। इसी तरह बस ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। माइक पर बोलने से मुझे याद आया कि माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर हैं। पीपल्स पार्टी के जेनवन जो बेसिक नज़रियाती कारकुन होते हैं, जिससे बंदा जेनवन को भुट्टो का शदाई या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शदाई उनमें से एक है। इनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी और सियासत को इन्होंने कब ज्वाइन किया और इस आगे भी साथ साथ बातें चीज़ जो है वो चलती रहेगी। मियाँ साहब, आपने जो पीपल्स पार्टी को कब ज्वाइन किया? क्योंकि दूसरी पार्टियां भी थीं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों प्रेफर किया? पीपल्स पार्टी से जी 77 में मैं बहुत छोटा था। ये शाहकोट के करीब हमारा गांव है गांदरा, तो उस वक्त से मेरी लगन है पीपल्स पार्टी के साथ बचपन से। और बाकायदा मैंने 86 में
जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई 10 अप्रैल 86 लाहौर, उस वक्त से मैंने पीपल्स पार्टी को प्रैक्टिकली ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी के वार्ड के ओहदे से शुरू होकर मैं तहसील के ओहदे तक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहला इलेक्शन गुजरा है जो साबका मेरी ज़िंदगी में, जिसमें मैंने वोट पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात को दिया है, वरना मैंने 35 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मेरी एफिलिएशन थी। और मेरी ज़िंदगी में जो इनकलाब जिसे आप अभी कह रहे थे कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने कारकुन को, अपने वर्कर को जो इज़्ज़त देती है वो किसी और जमात में नहीं है। तो उस वक्त हमारे एमएनए थे मरहूम मलक मोहम्मद आरफ अवान, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे मोहसिन हैं। तो एक मोटरसाइकिल अभी भी आप देखेंगे वो खड़ी है 3 पहियों वाली, ये 1990 में ये मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से हमारे एमएनए साहब ने लेकर दिया था। और ये मोटरसाइकिल मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब की हैसियत लाया, क्योंकि मुझे इस पर बैठकर ये अंदाज़ा हुआ कि मैं भी कोई रोल सोसाइटी में अपना अदा कर सकता हूँ। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पहली मोहब्बत, और अफसोस के साथ कहूँगा कि अपनी इस मोहब्बत को मैंने अपनी आंखों से दम तोड़ते हुए देख लिया। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को जिस तरह चलाया, उसे ड्राइंग रूम तक महदूद कर दिया, और पीपल्स पार्टी का मिजाज अवामी था। लेकिन बदकिस्मती से इस बार इस हल्का में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार वोट लेने के लिए ही दस्तयाब नहीं था, तो हमने पहली बार मियां आतिफ साहब को वोट दिए हैं। क्या आपने परमानेंटली पीपल्स पार्टी को खैराबाद करके पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, या फिर एक शहर का उम्मीदवार, शाहकोट शहर का उम्मीदवार होने के नाते आपने मियां आतिफ साहब को सपोर्ट किया? जी, पीपल्स पार्टी एक नशा है, और नशा जब बदन में रच बस जाए तो नहीं निकलता। अगर आज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के हाथ में हो, तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लेकर निकलेंगे। बाकी मियां आतिफ साहब अच्छी शख्सियत थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी एक वजह है कि उनको इस बार वोट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि शाहकोट वालों ने जिस मोहब्बत का इजहार उनसे किया था, उन्होंने भी उसका बाकायदा एक मोहब्बत भरा जवाब दिया है। थोड़ा सा मियां आतिफ की तरफ आते हैं, जो हमारे इलाके सियासत की तरफ आते हैं। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की जो मेन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस वक्त, ख़ासकर पीटीआई की, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे आवाम से, तब्दीली का एक बड़ा चर्चा था। अभी तक तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल में अभी तक कोई वाज़े इशारे या कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। क्या आप अभी तक जो कारकर्दगी है खान साहब की, उससे मुतमिन है? खान साहब की कारकर्दगी ओवरऑल तो बड़ी बैड है। अगर कारकर्दगी हम ये कहें कि उसको कारकर्दगी का नाम दें, जो लोगों की ज़िंदगी में कोई इनकलाब आए, वो अगर कारकर्दगी है तो वो इस वक्त ज़ीरो है। पीटीआई की हुकूमत लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में बुरी तरह नाकाम है। नेशनल लेवल पर मुआशी हवाले से उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इसका आवाम को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी भी हैं तो अच्छी पॉलिसी उसे कहा जा सकता है जिसमें लोग रिलीफ महसूस करें, लोग ये समझे कि हमारे हुक्मरान की वजह से। इससे तो पिछला जो टन्योर, जिनको वो चोर कह रहे थे सबको, और यकीनन होंगे, उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स से बात की है, लेकिन अभी तक उन चोरों की गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर थी खान साहब की इस गवर्नमेंट से, इस हवाले से। मियाँ साहब, मैंने कल एक देख रहा था एक सर कि 13 या 14 अरब डॉलर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कर्जा वापस किया है। सर, कर्जा भट्टी साहब हमेशा वापस होता रहा है, ये सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं किया। कर्जा आसफ अली जरदारी ने भी वापस किया था, नवाज शरीफ ने भी वापस किया था। लेकिन खान साहब ये वादा करके आए थे कंटेनर पर, वो मंजर मेरी आंखों के सामने है, जब ये कहते थे कि अगर गैस बिजली करके महंगी करके, बिजली महंगी करके, खाने पीने की अशिया महंगी करके रेवेन्यू इकट्ठा किया, तो क्या किया? मैं रेवेन्यू इकट्ठा करूंगा, मैं लोगों से टैक्स कलेक्शन में, इस मुल्क को टैक्स कलेक्शन के जरिए ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन अभी तक वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। आप देख लें, बिजली के रेट पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त इंतहा पर हैं। सुई गैस के रेट, जो बिल, मैं दुकानदार हूं, जो बिल 2018 में मेरा 20,000 था,
वो 2020 में 60,000 तक पहुंच चुका है। इसी तरह बिजली के रेट हैं, इसी तरह दीगर। मैं आपको बताता हूं कि घी का टीन 1800 रुपए का था, अब 3450 रुपए में मिल रहा है। आटे की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि 70-80 रुपए तक चला गया है। ये कैसी मुआशी पॉलिसियां खान साहब की जो डायरेक्ट गरीब आदमी को मुतासर कर रही हैं, और गरीब पर ये दौर या ये दिन जो गुजर रहे हैं, ये एक अजाब की सूरत। कल मैं मियाँ असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ में वज़ीर खुराक और अपने पंजाब के जो मिनिस्टर हैं इतलात के, वो बैठे हुए थे। तो चौहान साहब उन्होंने यही कहा है कि जी ये फ्लोर मिल्स वालों जो ब्लैकमेल कर रहे हैं और जानबूझकर इसको मतलब इस मामलात को उलझा रहे हैं। तो उन्होंने कल बहुत सारी फ्लोर मिल्स को लॉक करने का भी कहा और सील करने का भी कहा। और क्या समझते हैं कि क्या वाकई वो ऐसा मामला है कि हमारे फ्लोर मिल्स मालकान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? भट्टी साहब, अगर किसी थाने का एसएचओ ये कहे कि जी ये जो डकैतियां हो रही हैं इसमें डाकू मुलव्वस हैं, डाकुओं की साजिश है, तो ये उनकी वजह से हो रहा है, तो ये कैसा लतीफ़ा है। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपके पास तमाम वसाइल हैं। 4 महीने पहले वो बिलाल साहब हैं कि रोजनामा जंग में लिखते हैं कॉलम, उन्होंने 4 माह पहले ये इशारा दे दिया था कि मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो रहा है। एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट देख रहा है कि मुल्क में आटे का बहरान आ रहा है, हुकूमत कहाँ है? अगर आपका विजन ही इतना वसी नहीं है तो आप क्यों गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं? आप ये सरेंडर कर दें, छोड़ दें, कह दें जी हम फेल हैं। ये कोई जवाब नहीं है मियाँ इकबाल साहब का और चौहान साहब का कि जी ये फ्लोर मिल वालों की साजिश है। सरमायादार हर वक्त और हमेशा साजिशें करते हैं, उनका तो काम ही पे अपने सरमाए को डबल करना है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को इन सरमायादारों के शर से बचाने के लिए अपनी सलाहियतें बरूकार लाए। मियाँ साहब, अब आते हैं अपनी इलाकाई जो सियासत है। चौधरी बरजीत तार साहब मेरा ख्याल 5th टाइम लगातार कंटिन्यूसली वो MNA, 6th टाइम तक, 6ठी बार। क्या आप समझते हैं कि 6 दफ़ा के MNA को जो इनका जो NA का हल्का है, आप इससे मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से? देखिए जी, मेरा मुतमैन ना होना कोई अहमियत इसलिए नहीं रखता कि मैंने कभी उनको वोट नहीं दिया। मैं ज़ाहिर है उनका मुखालफ हूँ। अगर मैं उनकी शख्सियत की बात करूँ तो वो अच्छी शख्सियत हैं चौधरी साहब। बतौर MNA उनकी कारकर्दगी पर बात करूँ तो शाहकोट की जो हालत आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। शाहकोट और गिरदोनवा में अगर डेवलपमेंट के हवाले से कोई बात करूं तो उसमें चौधरी बरजीत ताहर साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर सी नजर आएगी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बाकी हल्के में कितनी डेवलपमेंट करवाई है, सांगला हिल वाले कितने खुशहाल हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता रहता है थोड़ा बहुत। सांगला हिल वाले भी परेशान हैं, वो भी बाज रोड्स की वीडियो बना बना कर चढ़ाते हैं। मंडी सफदराबाद आज से 20-30 साल पहले जहां था आज भी वहीं खड़ा हुआ है। शाहकोट में भी जो अभी थोड़ी सी तब्दीली नजर आई है, जो डेवलपमेंट नजर आई है, वो मियां आतिफ साहब ने करवाई है। चौधरी बरजीत ताहर साहब की डेवलपमेंट के हवाले से कोई शानदार कारकर्दगी बज़ाहिर नहीं है जी। अपने मियाँ आतिफ साहब का नाम लिया, यंग आदमी है, अभी फर्स्ट टाइम वो MP इलेक्ट हुए हैं और बड़ी अच्छी शख्सियत। राना अरशद साहब एक बड़े जानी मानी शख्सियत हैं, MP रह चुके हैं, स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं, उनको हराना एक आम सी बात नहीं थी। तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब ने जो MPA की सीट जीती है उसमें PTI फैक्ट है, मियाँ साहब की पर्सनैलिटी फैक्ट है, शाहकोट का उनका शाहकोट का होना फैक्ट है? क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखें जी, एक तो उस वक्त PTI का बहुत ज़्यादा जोर था, इसमें कोई शक नहीं, और शाहकोट वालों ने इमरान खान की तब्दीली को सीरियस ले लिया था। दूसरा, मियाँ साहब का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिनके बारे में गुज़श्ता 30-35 साल से ये लोग जानते हैं कि वो बड़े साफ को और दयानतदार लोग हैं। तो ये दोनों फैक्टर शामिल थे इसमें मियाँ साहब की जीत में। मियाँ साहब नौजवान भी थे, शाहकोट शहर से उनका ताल्लुक था, ये भी ठीक है, लेकिन पूरे हलके ने उनको वोट दिए हैं, इसलिए सिर्फ शाहकोट की बात नहीं की जा सकती। उनका फैमिली बैकग्राउंड और PTI दोनों को आप कह सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में आप लगता है कि मियाँ साहब अपने हलके में, चलें बाहर तो नहीं, अपने हलके में इतना काम कर जाएंगे कि आने वाले जो इलेक्शन है उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर सकेंगे? देखें जी, डेवलपमेंट के हवाले से तो उनके काम ठीक हैं, लेकिन अभी जो
इतराज़ात मैं देख रहा हूँ उनके करीबी हलकों में, वो भी कुछ पैदा हो चुके हैं। मियाँ साहब के साथ भी ज़ाहिर है हर सियासी बंदे के साथ होता है, शिकवे शिकायत का सिस्टम भी चलता रहता है। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है ये शाहकोट की हिस्ट्री में कि कोई MPA अपना जिस रिश्वत का नाम इन्होंने कमीशन रखा हुआ था वो नहीं ले रहा है। मियाँ आतफ की ये ग्रेटनेस है कि वो अपने डेवलपमेंट के कामों में जो उनका कोई हिस्सा लेते थे, जो पहले मुझे नहीं पता राना सलामुल्लाह साहब ने खुद कहा कि जी 20% चलता रहा है। 20%, हाँ। तो ये इस बार ये है कि 1% भी मियाँ आतफ नहीं ले रहा है, ये तो हमें भी पता है बतौर शहरी, और ये काम नज़र भी आ रहा है शहर में होता हुआ, और हल्के में भी बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं। आखिर में ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो ये बिज़नेस कब आपने स्टार्ट किया और समझते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने में कोई आपको मुश्किलात पेश आई हों? जैसे मैंने पहले कहा है भट्टी साहब, मुश्किलात आम आदमी की ज़िंदगी में भी, जो फिज़िकली फ़िट होता है उसकी ज़िंदगी में भी आती हैं। ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी में आम आदमी से कुछ ज़्यादा थी, इसलिए मेरी स्ट्रगल भी आम आदमी की निस्बत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी। बाकी जो पहली बात मैंने की थी कि मेरा अल्लाह हर कदम पर मेरी रहनुमाई करता है और मेरी मदद करता है। तो ये 20 साल पहले जो मौजूदा मेरा काम है ये मैंने शुरू किया था, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इसको। 2000 में मुश्किलात के बावजूद बहरहाल अब मैं वो कहते हैं कि जब बंदा मंजिल पे पहुंच जाए ना जी, तो सफ़र की थकावट उतर जाती है। इसलिए मुश्किलात को छोड़ें, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, आप सियासत के और बिज़नेस के अलावा समाजी कामों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना पसंद फरमाएंगे किसी समाजी तंजीम के हवाले से, या आपकी जो शहरिया अंजमन शहरियान है उसके हवाले से, को आपके पास ओहदे भी हैं? जी, मैं अंजुमन शहरियाँ शाहकोट का सदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दोस्तों की मोहब्बत और मेहरबानी की वजह से। और अंजुमन शहरियाँ शाहकोट गुज़श्ता 4 साल में 100 यतीम और नादार बच्चियों की हमने शादियाँ करवाई हैं, जो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट इंसानियत के हवाले से जिसे मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा अंजुमन शहरियाँ शाहकोट हमने 92 में इसको बनाया था, रज़ा चौधरी साहब, शकील दानियाल साहब और दीगर दोस्तों ने। तो उस वक्त हमारा मेन मोटो था शाहकोट में गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और उसके लिए हमने काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री कॉलेज भी बना, उसके अलावा यहाँ पे हायर सेकेंडरी का एक स्कूल भी ओपन हुआ उस वक्त। बच्चियों के लिए वो मामला था। उसके बाद शहर में सफाई सुथराई के मामलात हैं और शहरी मसाइल जो दीगर होते हैं उसमें भी काम करते हैं। लेकिन बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि हमने 100 बच्चियों की शादियाँ अभी तक अंजुमन शहरियाँ शाहकोट के ज़ेर एहतमाम करवाई। तो नाज़रीन, अभी आपने मियाँ शौकत अली शौकत साहब का इंटरव्यू सुना, उनकी ज़बानी उन्होंने खुद बताया कि बल्कि एक एग्ज़ाम्पल है हम सब लोगों के लिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आप जो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है कि एक डिसेबल आदमी भी अल्लाह ताला और दोस्तों की मदद से अपने आप को बग़ैर किसी स्पेशल एजुकेशन के, जिसे आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल कहते हैं, उसके बगैर माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे पॉलिटिशियन और बड़ी अच्छी, और आप कहीं भी मार्केट में निकलें मियाँ शौकत साहब का नाम लें तो लोग बैक पे भी बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।